हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 10th सिविक्स या पॉलिटी की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया है और लेसन 2 में फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें मैंने आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं और प्रयास करेंगे फ्रेंड्स कि आज इस क्लास में जो है हम इस लेसन को कंप्लीट कर दें, ताकि आप लोग आसानी से जो है अपने एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज कर सकें लेसन्स को, और बाकी के बच्चों के लिए भी जो है ये लेसन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या है इस लेसन्स में। तो आपने कल देखा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे, जिनमें यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया था उनमें यूनियन लिस्ट के द्वारा कानून बनाया जाता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया था उस पर कानून स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, जैसे इरिगेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, पुलिस हो गया। इसी तरीके से आपको कंकरेंट लिस्ट दिया गया था, जिसमें आपका मैरिज था, सक्सेशन था, एडॉप्शन था। इस पर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं और किसी विवाद की स्थिति में जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रभावी होता है। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कुछ होते हैं। ये क्या होता है भाई? ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। क्या कह रहे हैं कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज 2026 चल रहा है, तब से लेकर के अभी तक जो समाज है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। जो समस्याएं 1947 में थी वो आज की समस्याओं से अलग थी। अभी अगर हम 2026 की बात करें तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी जैसी समस्या आ गई है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे आ गए हैं। 1947 में तो एआई जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कोई मुद्दा नहीं था। तो कह रहे हैं कि जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया, संविधान के अस्तित्व में आने के बाद जो मुद्दे उभर करके सामने आते हैं उसको हम रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट सूची में डाल देते हैं, अवशिष्ट सूची, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? अवशिष्ट, रेसिड्यूअरी लिस्ट। तो इसमें ऐसे टॉपिक डाले जाते हैं जो हमारे समय के साथ साथ आते रहते हैं हमारे सामने। जैसे मैंने आपको बताया, एआई का टॉपिक आप ले लीजिए, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुद्दा ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा ले लीजिए। तो जैसे जैसे हमारे सामने नए नए विषय आते रहते हैं, हम उनको क्या करते हैं? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में डाल देते हैं। तो जो मुद्दा हमारा संविधान बनने के बाद उभर करके सामने आ रहा है, हम उसको क्या करते हैं? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन देम। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है, इसमें जो टॉपिक डाला जाएगा उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकती है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं है कानून बनाने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन, जो कि क्या है? हमारा इंडिया है, उसने राज्य को होल्ड करके रखा है। आप इसको ऐसे याद करके रखिए कि हमारा जो इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, उसने क्या किया है? राज्यों को होल्ड करके, पकड़ करके रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नो इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी जो राज्य हैं, वो क्या है? इक्वल पावर नहीं रखते हैं। किसके किसके कंपैरिजन में? सेंटर के। यानी मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में, कि हमारे यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटी छोटी गेदों में बांट दिया गया है। ठीक है, बाकी केंद्र क्या है? उनको होल्ड करके रखे हुए है। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने आप को अलग कर ले। All states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy special status.
ठीक है। हालांकि क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, वहाँ पर जो राज्य हैं, नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के राज्यों को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो राज्य हैं भाई वो आपके चाइना वगैरह से सटे हुए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। और जैसे आपका बिहार वगैरह हो गया, कभी कभी इनको भी जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि भाई उनको ज़्यादा पैसे वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब जो हैं, यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर होल्डिंग टुगेदर्स का मतलब कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्यों से। ठीक है, तो अब आगे देखो, आपको बताया गया है यूनियन टेरिटरी के बारे में। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा एक और यूनिट होता है इंडिया में जिसको हम कहते हैं यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए यहाँ का जो शासन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यों के जैसे सीएम हो भी सकते हैं, सीएम नहीं भी हो सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, तो क्या कह रहे हैं भाई, यूनियन टेरिटरीज जो होता है ये क्या होता है, इनको राज्यों के जितना अधिकार नहीं होता है। जैसे आपका यूपी हो गया, यहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो कई मुद्दों में स्वतंत्र हैं डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन जो यूटीज़ में होते हैं ना, अगर वहाँ पे सीएम हो रहे हैं, जैसे अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें, तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह फॉलो करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो यूटीज़ में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा जो केंद्र सरकार होता है वो वहाँ पे शासन चलाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी होते हैं तो अक्सर उनका आपस में झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना उनको बहुत कम पावर होता है, वो ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं किसी विभाग से दूसरे विभाग में अपने मन से, वो पुलिस को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज़ में ये क्लैश चलता रहता है उपराज्यपाल जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और सीएम के साथ। ठीक है, बाकी कुल मिलाकर के वहाँ पर यूटीज़ में क्या होता है, केंद्र सरकार का ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर कंपेयर टू स्टेट्स, राज्यों के मुकाबले क्या होता है, उनको बहुत वहाँ पे बहुत कम पावर होता है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कह रहे हैं कि भाई ये एरियाज इतने छोटे होते हैं कि उनको राज्य भी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनको यूटीज़ बना दिया जाता है। बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और उनको किसी राज्य के साथ मिलाया भी नहीं जा सकता है, मर्ज भी नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए क्या किया गया, उनको यूटी बना दिया गया। तो दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट, इनके पास क्या कह रहे हैं कि किसी राज्य के जैसा इनके पास पावर जो है वो नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर के कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का अक्सर झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि भाई जो सीएम होता है वो भी जनता से चुन करके आया होता है, उसका भी मन करता है पावर को एक्सरसाइज करने का, लेकिन उसे आज़ादी ही नहीं मिल पाती है। ठीक है, अदर स्टेट के बराबर में। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज़, जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होते हैं यूटीज़ में, उनका ज़्यादा चलता है वहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता रहे हैं, चंडीगढ़ हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया और दिल्ली हो गया। तो ये कुछ आपके यूनियन टेरिटरीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर क्या होता है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उनके द्वारा केंद्र सरकार जो है वो शासन चलाती है। ठीक है, देखो यूटीज़ जो है दो हैं हमारे पास अभी, एक तो दिल्ली है, एक है पौंडीचेरी, जहाँ पर आपका विधानसभा भी है ना, वहाँ पर चुनाव होता है और चीफ मिनिस्टर भी चुने जाते हैं। बाकी आपका लक्षद्वीप हो गया और ये सब हो गया, यहाँ पर आपके विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पे बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है। लेकिन जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, यहाँ पर आपका सीएम भी होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कुल मिला करके जो आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश इसको कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर क्या होता है, इसको राज्य के मुकाबले यहाँ पर कम पावर होता है और यहाँ पर केंद्र सरकार की ज़्यादा चलती है।
ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये क्या कह रहा है भाई? देखो यहाँ पर पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि ये हमारे संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई शक्ति जो है, जो पावर है, वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, बटा होना चाहिए। शक्तियों का जो विभाजन है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किया जाना चाहिए। ये हमारे संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक लक्षण है। इसको केंद्र सरकार चाह करके भी नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये हमारे संविधान में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि भाई पावर्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ होगा। यही तो संघवाद है, यही तो फेडरलिज्म है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो ये जो व्यवस्था है, जो संविधान के द्वारा यह व्यवस्था दिया गया है कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी पावर है, ये जो व्यवस्था है इसको जो केंद्र सरकार है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा अपने एकाधिकार का पावर करते हुए चेंज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, न कि केंद्र सरकार या संसद को ही पावर दे रही है। ठीक है, इसलिए ये जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इफ नीड एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है देश में जहाँ पर राज्य सरकारें प्रभावित हो रही हैं, तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर पहले तो आपको केंद्र के स्तर पर जो दोनों हाउस है, आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, वहाँ पर साधारण बहुमत से नहीं कि भाई जितने लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनसे वोट करा लो और उसको लागू कर दो। नो, जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब 3 लोगों में कम से कम 2 लोग तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी इसको कहते हैं ना, जो ये 2/3 वाली बात कह रही है इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे संविधान में, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो राज्य सरकारों को प्रभावित करते हैं, तो वैसा कानून हमारे देश में तभी लागू होगा जब उसको केंद्र सरकार के स्तर से पार्लियामेंट का जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पहले तो उसको पास कराइए। इसके बाद इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, तो क्या कह रहे हैं, तो भाई पहले तो आप पार्लियामेंट के दोनों सदन से उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करा के लाइए। इसके बाद आप कम से कम 14-15 राज्यों से भी आप उस कानून को पास करा के लाइए, तब जा कर के वो हमारे देश में कानून बन पाएगा। जैसे जीएसटी का एग्जाम्पल आप ले लो ना, जो जीएसटी है उससे क्या हो रहा था, आपकी राज्य सरकारें भी प्रभावित हो रही थी। तो जीएसटी हमारे देश में तभी लागू हो पाया जब उसको लोकसभा राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कराया गया। इसके बाद आधे से अधिक राज्यों ने भी उसको रेटिफाई किया कि हाँ भाई ये इस चीज़ पे हम जो है सहमति जता रहे हैं, तभी जीएसटी जैसा कानून आपके देश में आ पाया, नहीं तो वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है। चलो अब कह रहे हैं जुडिशरी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशरी के बारे में बता रहे हैं, न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो कानून हमारे यहाँ पर बनाया जाता है, लागू किया जाता है, उसके जो प्रोविजंस हैं और उसके जो प्रोसीजर हैं उसको न्यायपालिका देखती है। प्रोविजंस का मतलब कि भाई जैसे किसी जुर्म के लिए आपको क्या सज़ा मिल रही है, ये तो प्रोविज़न हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि प्रोसीजर्स क्या होगा, कि भाई किसी जुर्म के लिए आपको जो सज़ा दी जा रही है वो कैसे और किस प्रकार से दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जुर्म के मुकाबले वो सज़ा बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है, तो ये भी तो देखना होता है कि भाई आपने अगर कोई छोटी मोटी चोरी कर ली और उसके लिए आपको फांसी की सज़ा दे दी जा रही है, तो ये भी गलत बात है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी न्यायपालिका देखने का काम करती है, जुडिशरी आपका देखने का काम करती है। ठीक है,
द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट पावर टू रेज resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई यूनियन गवर्नमेंट और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है इसको अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, संविधान के द्वारा जो लिस्ट जो टॉपिक्स इनको दिया गया है उन पर ये क्या करते हैं, टैक्स लेवी करते हैं, कर लगाते हैं, और उसके द्वारा जो पैसा इनको मिलता है उसके द्वारा क्या करते हैं, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में कह रहे हैं कि देखिए प्रैक्टिकली फेडरलिज्म जो संघवाद है वो भारत में कैसे काम करता है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि भाई संघवाद को हमारे यहाँ पर कैसे उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, उसको लोकतंत्र की वजह से। हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की राजनीति चलती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, सबको शासन बनाने का मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको एप्रिसिएट किया जा रहा है, बेल्जियम के जैसे। लेसन 1 में आपने पढ़ा, ये नहीं है कि श्रीलंका के जैसा हमारे यहाँ पर जिसकी बहुलता है सिर्फ वही सरकार बना रहा है, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, संघवाद हमारे यहाँ पर कैसे चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर। ये क्या करता है, दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है वो क्या करता है, फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसको इंश्योर करता है। संघवाद हमारे यहाँ पर बना रहेगा, किसकी वजह से, लोकतांत्रिक जो राजनीति हमारे यहाँ पर होती है कि जनता क्या करती है भाई, जनता अपने मन से अपने नेताओं को चुनती है और फिर वो जनता के ऊपर शासन करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पर संघवाद कैसे इंश्योर हो रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार है और सभी अपने लीडर को चुनते हैं और फिर उनके द्वारा उन पर शासन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, जिस वजह से हमारे यहाँ पर संघवाद जो है वो बना हुआ है। एंड द डिज़ायर फॉर लिविंग टूगेदर बिकेम अ शेयर्ड आइडल ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई एक साथ रहने का जो है सबका डिज़ायर है, सबकी इच्छा है, सब लोग म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके द्वारा हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए और क्या कारण है कि हमारे यहाँ पर जो है संघवाद बना हुआ है। चलो, तो हमने क्या किया भाई, भाषा को भी हमने जो है यहाँ पर तवज्जो दिया है, उसका रिस्पेक्ट किया है। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी आप तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पर हिंदी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो राज्य जिस भाषा का शौकीन है, एक तरीके से कहें, हमने क्या किया कि लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे राज्य जो हैं हमने वो बनाए हैं। ठीक है, हमने किसी राज्य के ऊपर हिंदी भाषा को थोपा नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पर क्या है, हिंदी की उतनी बहुलता नहीं है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने वहाँ पर हिंदी को थोपा नहीं है। आपके साउथ इंडिया में हमने क्या किया है, हिंदी को थोपा नहीं है। वहाँ पर जिस भाषा की बहुलता है हमने उसके आधार पर क्या किया है, राज्यों का निर्माण किया है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। ठीक है, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सेवरल न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। कह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे यहाँ पर कई नए राज्यों का गठन किया गया। A vast majority of India's states are created to include people who speak the same language and belong to the same region।
कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया कि एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जहाँ पर एक ही प्रकार के लोग जो है भाषा को बोलते थे और एक ही प्रकार के क्षेत्र से आते थे, तो दीज स्टेट्स आर नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो हमने क्या किया कि उस भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन कर दिया। जैसे गुजराती ले लो, मराठी ले लो, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, भाषा के आधार पर उन राज्यों का गठन कर दिया। Some states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand were created on basis of culture। तो कह रहे हैं कि भाई कल्चर के आधार पर भी हमने क्या किया, राज्यों का गठन कर दिया। वहाँ पर जिस प्रकार की संस्कृति पाई जाती थी, आपस में लोग समानता रखते थे संस्कृति के नज़रिए से, तो हमने क्या किया, उनको आपस में जोड़ करके एक नए राज्य का गठन कर दिया। एथनिसिटी का मतलब होता है निर्जातीयता, उनकी बनावट, उनकी नस्ल जो होती है, एक प्रकार की नस्ल से बात समझ लो, तो उनको हमने एक साथ रख करके जो है उनके यहाँ राज्य का गठन कर दिया। और जियोग्राफी, जिस तरीके की भौगोलिक दशाएं उनके यहाँ पर पाई जाती हैं, उसको देखते हुए हमने क्या किया, उनको, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लो, हमने उनको क्या किया, एक राज्य के रूप में गठित कर दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसके लिए हमने रेस्पेक्ट शो किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम्स बट एक्सेप्टेड आफ्टरवर्ड्स। कह रहे हैं केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ उसको उन्होंने अपोज किया, उसका विरोध किया, बट एक्सेप्टेड आफ्टरवर्ड्स, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है क्या हुआ, केंद्र सरकार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मेड कंट्री मोर यूनाइटेड एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो भाई कह रहे हैं कि जो हमने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया, उससे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस देखने को नहीं मिला, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था लेसन 1 में। इससे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, एकता आई, एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो सही बात है कि भाई जिस भाषा को बोलने वाले वहाँ पर लोग पाए जा रहे हैं, अगर उसी भाषा में शासन प्रशासन का काम होगा तो प्रशासनिक सुविधा भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स यहाँ पर आपने देखा कि हमने भाषा को भी क्या किया, रेस्पेक्ट प्रदान किया है, उसके आधार पर हमने राज्यों का निर्माण किया है। तो फेडरलिज्म आप पढ़ रहे हैं इस लेसन में। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, चाहे वो कल्चर की डाइवर्सिटी हो, चाहे एथनिसिटी की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे कल्चर की हो। ठीक है, चाहे जिस चीज़ की भी डाइवर्सिटी हो, उसको आपको रेस्पेक्ट शो करना है। यही क्या है, आपके फेडरलिज्म का क्रक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। एक सेकेंड, चलिए। Constitution did not give the status of national language to any one language। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भाषा की बहुत ज़्यादा विविधता थी, इसलिए जो हमारा संविधान है उसने क्या किया, किसी भी भाषा को हमारा राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को क्या बनाया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है कि भाई जो हमारा सरकारी काम काज है वो किस भाषा में होगा, हिंदी में होगा। नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई नहीं है, जैसे हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, उसी तरीके से हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं, जो काम काज है वो क्या होगा, हिंदी भाषा में होगा। बिसाइड्स हिंदी, यानी हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिसमें जो आपकी, इसको आप नोट कर लेंगे, 8वीं अनुसूची है। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। यहाँ पर देखो 22 लैंग्वेज है, किसमें, आपका 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा इसमें इंग्लिश नहीं है। क्या है, जो आपका इंग्लिश है, जो आपकी इंग्लिश भाषा है वो इस अनुसूची में शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें आपका हिंदी भी शामिल है। इंग्लिश आपका 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर
ख्याल रखेंगे। तो हिंदी को क्या किया गया, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपका हिंदी है, अंग्रेजी याद रखिएगा इसमें नहीं है। दो हिंदी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वही बात आई साउथ इंडिया वगैरह में कि भाई अगर आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं तो इनको तो हिंदी आती नहीं थी, तो क्या हुआ, जो राज्य जिस भाषा का है वहाँ पर उस भाषा को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान के द्वारा बनाया गया। कैंडिडेट्स कैन गिव गवर्नमेंट एग्जाम्स इन रीजनल स्टेट लैंग्वेज। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी भाषा में एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, और जो सरकारी कामकाज है वो भी क्या होगा, उस राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश क्या कह रहे हैं, लीडर्स अडॉप्टेड अ वेरी केशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। कह रहे हिंदी के विस्तार के लिए हमारे देश के लीडर्स के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके का प्रयोग किया गया। इन 1965 में क्या हुआ, यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 1965 में कह रहे हैं हमारे संविधान में यह प्रोविज़न था कि भाई अब जो है हम इंग्लिश का प्रयोग ऑफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं करेंगे, इंग्लिश को हम बंद करेंगे। बट क्या हुआ, मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। जो आपके साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई हमको हिंदी में बात करने में प्रॉब्लम है, अगर हमें अदर राज्यों के साथ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। तो कॉमन लैंग्वेज के तौर पे क्या यूज किया गया, इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज किया गया। स्पेशली कहाँ पे देखो कह रहे हैं, इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। स्पेशली तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, जो अंग्रेजी को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हटा दिया गया था। इस चीज़ का जो है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। फिर क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल भाषा के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 1965 के बाद जो है हमारा जो इंग्लिश है वो फिर से कंटिन्यू हो गया। बीच में थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, बट तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया, तो फिर से जो है इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई भी नहीं है, याद रखेंगे, ना तो हमारा कोई नेशनल रिलीजन है, ना तो हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। तो बार बार वही बता रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि हम श्रीलंका जैसे सिचुएशन को ना झेलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो भाई संघवाद यही कहता है कि संविधान के द्वारा सेंटर और स्टेट को पावर दिया गया है। अब सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा रहेगा, आपस में इनके संबंध अच्छे बने रहें, उसके लिए जो है भी इनको प्रयास करना चाहिए। तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। कि कह रहे हैं भाई फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, उसके लिए क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहे, संघवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिफोर 1989 और सिचुएशन ड्यूरिंग कांग्रेस मोनोपोली फॉर मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, सेम पार्टी वाज इन पावर इन बोथ सेंटर एंड स्टेट। कह रहे हैं कि देखो जब आपका केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार होती है, जैसा कि 1989 के आसपास कांग्रेस की सरकार थी, मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जहां देखो वहीं कांग्रेस। देखो तब तो दिक्कत नहीं होती है, जो पार्टी आपकी केंद्र में है वही पार्टी अगर राज्य सरकार में भी है तब तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे अभी क्या है, आपका केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और यूपी में भी बीजेपी सरकार है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो शासन प्रशासन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एज अ रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर नॉट इन पोजिशन टू इंजॉय देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स।
Constitution was misused to dismiss the state governments that were controlled by rival parties। ठीक है, क्या करें, समस्या देखो तब आती है जब आपका केंद्र में दूसरी पार्टी हो, स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी हो, तब वहां पर समस्या आपको देखने को मिलती है। तब जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन है वो क्या होता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, कोई बहुत गहरी बात नहीं है ये। ठीक है, अगर पार्टी सेम होती है दोनों लेवल पे तो शासन प्रशासन आराम से चलता है। अगर अलग अलग पार्टी है तो क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है। ठीक है, तो रिलेशन अच्छा नहीं होता है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो फिर क्या होता है वहाँ पर फिर क्या होता है, संघवाद का जो स्पिरिट है वो अंडरमाइन होता है, वहाँ पर उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है संघवाद को, फिर वहाँ पर रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 1989 पैटर्न हैज़ शिफ्टेड टू मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। कह रहे हैं कि 1989 के बाद जो है क्या हुआ, जो मोनोपोली थी कांग्रेस की वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो क्या हुआ, मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो आपस में आकर के क्या की, बहुमत को प्राप्त करना चाहिए। देखो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को एक फिक्स नंबर चाहिए होता है, कि अगर आप उतने मेंबर्स आपके पार्टी से जीत रहे हैं, केंद्र में सांसद के तौर पर, राज्य में विधायक के तौर पर, तभी आपके पार्टी की सरकार बनेगी। अदरवाइज़ भाई आप क्या करो, दूसरे पार्टियों के साथ कोलिजन करो, गठबंधन करो, उस नंबर को अचीव करो, तभी आप सरकार बना पाएंगे। तो कह रहे हैं 1989 के बाद जो सिचुएशन है वो चेंज होने लगा। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा था, तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं आपस में मिल करके कोलिजन करके सरकार बनाने लगी। As a result, a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government has developed। तो कह रहे हैं कि जब भाई अदर पार्टियों के सहयोग से सरकार बनने लगी तो सभी पार्टियों को जो है रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, कॉमन सी बात है। तो इट कैन बी सेड दैट नाउ द फेडरलिज्म इज मोर डेवलप्ड इन इंडिया। कह रहे हैं कि जब से ये सिचुएशन आया, कोलिजन गवर्नमेंट का सिचुएशन आया, कई पार्टियों के दम पर सरकार बनने लगी, तो क्या हुआ, फेडरलिज्म जो है वो अच्छे से डेवलप होने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बता रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कोई एक लेवल की सरकार सारे पावर को अपने हाथ में लेकर के नहीं बैठी है, उसको बांट दिया गया है शक्तियों को। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण, शक्तियों का क्या है, शक्तियों को बांट देना, केंद्र सरकार से राज्यों को, राज्यों से फिर लोकल लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन देखो यहाँ पे दिया गया ना, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब आपके लोकल गवर्नमेंट को, जैसे विलेज लेवल पे आपका पंचायत होता है, और जो बच्चे शहरों में रहते हैं उनको पता होगा वहाँ पर आपका म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होता है, उनको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो जब इनको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर शेयर किया जाता है, पावर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी राज्य सरकार के नीचे जो स्तर काम कर रही होती है वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं आप, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका विलेज में यानी गांव में, दूसरा आपका शहरों में। ठीक है, शहरों में भी आपका दो हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे 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 दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो लोकल लेवल समझ में आया आपका, विलेज और अर्बन एरियाज, रूरल और अर्बन एरियाज। अब कह रहे हैं व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को बांटा क्यों जाना चाहिए भाई। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल के लोगों के द्वारा आसानी से समझा जाता है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं।
एज पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। ठीक है, यानी आपके स्कूल में क्या समस्या है वो आप, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कंपेयर टू दूसरे स्कूल के लोगों के प्रिंसिपल, टीचर या स्टूडेंट्स के मुकाबले। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ वेयर टू स्पेंड मनी, कि भाई पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ समस्या है, ये लोकल लेवल के लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफ़िशियंटली, और चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाना है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग अच्छे से जानेंगे कि भाई उस एरिया में क्या समस्या है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और लोकल लेवल के जो लोग होते हैं उनको अगर हम क्या करें, शामिल कर लें डिसीजन मेकिंग में, तो आसानी से चीज़ों को लागू किया जा सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र का भी क्या है, ये आधार है कि भाई लोकल लेवल पे भी जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको भी पावर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर है वो लोकल लेवल की सरकार को शेयर करना। लोकल लेवल मतलब अर्बन और रूरल गवर्नमेंट, रूरल में आपके पंचायत, अर्बन में आपके दो तरीके के, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं हमारे संविधान में भी विकेंद्रीकरण की जरूरत को पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया। इन ऑल स्टेट्स, पंचायत इन विलेज, म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। ठीक है, गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये आपको समस्याएं बता रहे हैं कि भाई रेगुलरली जो है यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होता है, ये इस लेवल के, इस स्तर की समस्या है कि यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट नो पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कई राज्यों में ये निर्भर रहते हैं पैसे के लिए, ठीक है, पावर के लिए, पैसों के लिए, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं। दूसरी समस्या हो गई 10, देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, कहने कि वास्तव में अगर देखा जाए, कहने को तो डिसेंट्रलाइजेशन संविधान के द्वारा किया गया है, लेकिन वास्तव में कई राज्यों में देखने को मिलता है कि वहाँ पर रेगुलरली चुनाव नहीं होते हैं, उनके पास पावर नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास, और ना ही उनके पास रिसोर्सेज है, पैसा है कि वो अपने मनमानी तरीके से खर्च कर सकें। तो ये समस्याएं आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, तो इस दौरान आपका जो विकेंद्रीकरण है वो आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th, ये याद रखेंगे आप लोग, संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित था, टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, तो जो समस्याएं पीछे अभी आपको बताई गई उस चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इन संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि भाई रेगुलरली आप जो है इलेक्शंस करिएगा। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा लोकल लेवल के चुनाव कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। लोकल लेवल के चुनाव कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। क्या होता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है लोकल लेवल की सरकार के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या करें। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सीटें होती हैं वो रिजर्व करी जाती हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि भाई लोकल लेवल पे क्या होता है, कभी कभी किसी एरिया में भाई कोई जाति, कोई समुदाय ज़्यादा पावरफुल है तो बार बार वही चुनाव में खड़ा होगा, बार बार वही चुनाव जीतेगा। तो इससे जो छोटे
संख्या में जो लोग हैं जातियों में, उनको चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, उनको शक्तियां नहीं प्राप्त हो पाएंगी, उनका सरकार में शामिल होना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, उसके लिए सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई गांव ए है, कोई विलेज ए है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 के चुनाव में यह जो है घोषणा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई इस बार जो है ए विलेज से, ए गांव से कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो पाएगा जो शेड्यूल कास्ट का होगा। ऐसे 2031 में उसको एसटी समुदाय के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ऐसे फिर 5 वर्ष के बाद क्या होगा, ओबीसी के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाएगा कि भाई कोई ओबीसी वर्ग का ही व्यक्ति खड़ा होगा। फिर 5 वर्ष के बाद क्या होगा, किसी महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। इसी को कहते हैं सीटों का रिजर्वेशन। जिस वर्ग के लिए सीटों का रिजर्वेशन होगा उसी वर्ग के लोग जो है चुनाव में खड़े हो पाएंगे, ताकि सबको शासन प्रशासन करने का मौका मिल पाए। ठीक है, और देखो क्या किया गया, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। कह रहे हैं कि अगर लोकल लेवल पर 100 लोग प्रधान बन रहे हैं तो भाई कम से कम 33 महिलाएं प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, 1/3 जो सीट है वो क्या होगा, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड, अच्छा देखो यहाँ पे दिया भी गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो क्या करता है आपका पंचायत जो कि गांव में और शहरों में जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करने का दारोमदार इनके ऊपर होता है। इसको बनाया गया है इनके लिए। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। राज्य सरकारों को बोला गया है कि भाई आपको ये पैसा और ये पावर आपको लोकल लेवल की सरकारों को देना है विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हालांकि कह रहे हैं कि ये जो शेयर करने का जो तरीका है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, वो इक्वल नहीं है पूरे इंडिया में। ठीक है, लेकिन उनको शेयर करना है। ये सारे प्रावधान आपको लोकल लेवल की सरकार को मजबूत करने के लिए लाए गए। किसके द्वारा, संविधान संशोधन किया गया 73वां और 74वां। ये सब कब हुआ आपका, 1992 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप लोग याद रखेंगे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका लोकल लेवल का चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं। ठीक है, क्या करें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायत राज का मतलब यही जो आपका लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज जो आपके रूरल एरियाज़ में गांव में होते हैं। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव के समूहों का एक ग्राम पंचायत होता है। पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एंड इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी एडल्ट हैं जिनका 18 वर्ष का उम्र हो गया है वो डायरेक्टली जो है चुनते हैं इनको, जैसे प्रधान वगैरह होते हैं आपके गांव में। द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो प्रत्येक गांव को मिला करके ग्राम सभा बनाया जाता है, कई ग्राम को मिला करके, जिसके अंडर में ये सारे काम किए जाते हैं पंचायत के। विथ ऑल द वोटर्स एज इट्स मेंबर्स। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे, उस ग्राम सभा में रहने वाले लोग जो कि वोट देते हैं। द लोकल स्ट्रक्चर गोज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है, तो कह रहे हैं ब्लॉक लेवल पे क्या होता है आपका, पंचायत समिति होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद होता है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। यहाँ पर देखो दिया भी गया है, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि विलेज लेवल पर आपके प्रधान होते हैं, ब्लॉक लेवल पर आपके ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ब्लॉक प्रमुख को डायरेक्टली नहीं चुना जाता है,
ग्राम प्रधान के साथ साथ एक चुनाव करवाया जाता है बीडीसी का। ठीक है, किसका चुनाव करवाया जाता है? बीडीसी का। तो ये जो बीडीसी होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लॉक प्रमुख को चुनने का काम करते हैं। डायरेक्टली ब्लॉक प्रमुख को जनता नहीं चुनती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? विलेज लेवल पे होता है। प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे आपके ब्लॉक लेवल पे, और जिला स्तर पर होते हैं आपके जिलाध्यक्ष, जिनको चेयरमैन भी कहा जाता है। चेयरमैन को, जिलाध्यक्ष को भी डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है। जैसे आप बीडीसी चुनते हैं ना, ऐसे जनता क्या करती है? जिला पंचायत सदस्य को चुनती है। फिर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको चेयरमैन कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। लोकसभा मेंबर्स, लोकल एमएलएज एंड ऑफिसर्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। तो ये लोग भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। लोकसभा मेंबर, लोकल जो एमएलए होते हैं एंड ऑफिसर्स। इट्स चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द परिषद। तो जो आपके जिलाध्यक्ष होते हैं, जो आपके चेयरमैन होते हैं, वो क्या होते हैं? जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। किसके? जिला परिषद के। ठीक है, तो ये है आपका ग्रामीण स्तर की सरकार। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन। चलिए, तो वहाँ पर आपने ग्रामीण स्तर का देखा, यहाँ पर अब आप देखेंगे शहरी स्तर पर। अर्बन एरियाज लोकल बॉडीज। देखो, म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। जो आपके छोटे शहर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? आपका म्यूनिसिपालिटी होती है, नगर पालिका होता है। जहाँ पर छोटे से मतलब है कि लगभग 5 लाख से कम की आबादी। ठीक है, 5 लाख से कम की आबादी। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनको हिंदी में कहते हैं नगर निगम। जो आपके बड़े शहर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नगर निगम कहा जाता है। बोथ आर कंट्रोल बाई इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इन यहाँ पर भी चुनाव करवाए जाते हैं लोगों के द्वारा, और प्रतिनिधि चुने जाते हैं, नगर पालिका में भी और नगर निगम में भी। नगर पालिका जहाँ पर 5 लाख से कम की आबादी है, नगर निगम जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा की आबादी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपालिटी। जो आपका नगर पालिका है वहाँ के जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नगर पालिका पार्षद, चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं, छोटे शहरों में जो आपके टाउन्स में होते हैं। द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ एन ऑफिसर कॉल्ड द मेयर। जो आपके नगर निगम में चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उन्हें क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, नगर निगम में। जैसे आपका महाराष्ट्र है, लखनऊ है आपका यूपी में, ये सब आपके क्या है? नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसे क्या कहा जाएगा? मेयर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं ये जो लोकल लेवल की सिस्टम आप देख रहे हैं, लोकल लेवल की सरकार है, ये विश्व में और कहीं नहीं देखा जाता जैसा कि इंडिया में देखा जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। कंस्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो अभी जो आपने पिछले स्लाइड में देखा, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा लोकल लेवल की सरकार को क्या किया गया? संविधान के द्वारा पावर दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? हमारे यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो और ज़्यादा डीपेन हुआ है, गहरा हुआ है। और उससे क्या होगा? फिर जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो संघवाद मजबूत होगा। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वीमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, 1/3 जो सीटें हैं वो क्या की गई हैं? लोकल लेवल पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इससे क्या हो रहा है कि भाई हमारे आबादी की 50% जो हिस्सा है वो महिलाएं हैं, तो उनका भी तो आवाज़ आना चाहिए ना लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र। जितने लोग समाज में पाए जा रहे हैं सभी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनें, सभी लोग प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो संघवाद है उसको हमारे यहाँ पर इंश्योर किया गया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो आपका लेसन 2 था फेडरलिज्म,
इसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और तब जा कर के चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार देखने से या सुनने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।